चैप्टर 10 है गैशियस एक्सचेंज, उसमें हम आगे मूव करेंगे। थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे और आप साथ साथ रहेंगे। और आज हमने जो पढ़ना है वो है गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट, और आगे इसके साथ हम टॉपिक साथ ऐड करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स। उसमें हम ह्यूमन की मतलब जो हमारे अंदर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम आउट करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, और ऑक्सीजन गैस हम यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ये सब जो है हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तमाम बच्चों को वालेकुम अस्सलाम। तो अरीबा है, उस्मान है, आयशा है, आई थिंक और भी बच्चे हैं जो मौजूद हैं। तमाम बच्चों को वालेकुम अस्सलाम। मिनाहिल है, हादिया और बस फिल वक्त तो यही हैं, ठीक है जी। और हमदा है, वालेकुम अस्सलाम। अलीका वालेकुम अस्सलाम। तमाम बच्चे जो हैं वेलकम टू campus.pk। बस एक चीज़ जो है आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि एहतियात करें कोरोना वायरस के हवाले से कि ये वायरस, ज़ैनब वालेकुम अस्सलाम, वो चीज़ है कि जिसे एज अ बायोलॉजिस्ट, आपने भी बायो पढ़ी हुई है 9th में माशाल्लाह, आपको याद भी होगी, चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्टेटस ऑफ वायरस है, तो उसे हम लिविंग कंसीडर करने में 100% एग्री नहीं है। हम कहते हैं वायरसेस आर एट द बाउंड्री लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वो अब भी मतलब बीइंग अ बायोलॉजिस्ट हम नहीं मानते कि वायरसेस 100% लिविंग है। अच्छा जी, अब वायरस मरता क्यों नहीं है? क्योंकि वो ज़िंदा होता ही नहीं है। जो ज़िंदा होगा तो उसको मारेंगे, मेडिसिन ही नहीं है वायरस को ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए आज तक मेडिसिन नहीं है। इनएक्टिव हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, जिस तरह पोलियो वायरस है उसकी वैक्सीन होती है और इस तरह, लेकिन वायरस को 100% किल करना इट इज़ इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं। अब ज़रा सोचने की बात है, बेसिकली बात वही आ जाती है। सना वालेकुम अस्सलाम, ईमान वालेकुम अस्सलाम, हाँ बेटा, हम जो है ना वो सारी फ़ज़ा के अंदर जो हवा में गैसेस होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ, वो होती हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और आर्गॉन होती है। ये मतलब कुछ ये दो मेजर गैसेस हैं। नाइट्रोजन जो है वो 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है। ये जो 21% ऑक्सीजन होती है ना, इसमें से भी हम जो गैसेस ले जाते हैं ना, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी सारी हम एज सच वैसे ही बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। हमदा, अगर आप क्वेश्चन यहीं पे पूछ लें तो आई थिंक दिस इज़ द बेटर, नहीं तो मैं फिर आपको वहाँ, अगर यहाँ पे पॉसिबल है तो पूछ लें, ठीक है। बिल्कुल बेशक, बात मैं वही करने जा रहा हूँ कि अब देखें उस वायरस को हम लिविंग कंसीडर, असल में ना हम जो है वो इस्लाम से फिर चुके हैं काफ़ी हद तक, बहुत सारी चीज़ें हमने छोड़ दी हैं इस्लाम की। तो अब अल्लाह ताला की ग्रिप ऐसी हुई है, हमें वापस बाय फोर्स उन चीज़ों की तरफ। एक देखें ना, सिंपल सा कारोबार का ये हुक्म था कि जी दिन कारोबार के लिए है, कुरान के अंदर भी कुछ आयत है उसका मफहूम है कि रात आपके आराम करने के लिए। हम दिन को 12 बजे 11 बजे उठते थे जनाब, 12 बजे दुकान खोलते थे, 1-2 बज जाते थे, जो बड़ी मार्केट्स हैं खुलने के बाद हम रात 10, 11, 12 बजे तक, 1-2 बजे तक मार्केट्स खुली होती थी। अब वो टाइम कैसा लिमिट हुआ, सुबह 8 से शाम 5 बजे, 5 बजे तक ऐसे बिल्कुल पुरसुकून हो जाता है सारा। अच्छा, हम अल्लाह का हुक्म समझ के नहीं मानते, अल्लाह से डर नहीं लगता, कोरोना से डर लगता है? हालांकि बस क्या कहा जाए, अब ये हमारा एज अ होल एक इशू है और हम सब ही इसके अंदर इंक्लूड हैं, और अल्लाह करे कि गर्मी के साथ साथ ये कम हो। असल में जो आपने भी पढ़ा होगा, बिल्कुल बेशक हर चीज़ अल्लाह पे ही डिपेंड करती है। बेटा किल तो नहीं कर सकते हम, देखें मैं आपको बताता हूँ, उसे डीएक्टिव कर लेते हैं, बात वही आ जाती है ना, वो डीएक्टिव हो गया तो उसका उतना इफेक्ट नहीं होगा। एंटीसेप्टिक हम इसलिए यूज़ करते हैं। वायरसेस को किल तो आज तक नहीं किया जा सका, क्योंकि वो किल होगा ही तब जब वो लिविंग होगा। आपके हाथ पे अगर लगा हो तो वो लिविंग नहीं है, वो नॉन लिविंग है। जब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाएगा तब वो लिविंग होगा, वहाँ पे आप डिटोल तक नहीं पहुँचा सकते ना, वो तो डैमेज करेगा आपको। तो बात यही है कि कहा जाता है कि आपने भी सुना होगा कि 26 सेल्सियस पे ये वायरस ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेल्सियस है, अब 37 सेल्सियस पे ये ख़त्म नहीं हो रहा। 26 बेसिकली वो ये है कि जब ये नॉन लिविंग होता है ना, जब ये ह्यूमन बॉडी से बाहर होता है, तब ये जो है वो किल हो जाता है 26 सेल्सियस पे। और इसका जो स्प्रेड है ना, बेसिकली इसका जो फैलाव है वो इस तरह से है कि एक
पर्सन से 1% टू द नेक्स्ट पर्सन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह हवा के साथ, चीज़ों के साथ। हो सकता है अगर अल्लाह ना करे किसी के हाथ से किसी नोब को लग गया, किसी चीज़ को लग गया वायरस, या उसके स्नीज करने से या खांसने से, वो दूसरे पर्सन तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाए, बिकॉज एयर हैज़ मोर टेम्परेचर देन दैट ऑफ द सर्वाइवल रेंज ऑफ दिस वायरस। उसके सर्वाइवल रेंज से अगर ज़्यादा है हवा का टेम्परेचर, तब वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। वो इसी सूरत में होगा जब टेम्परेचर, आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये गर्म इलाका है मोस्टली इसके जो हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा 45, 50, 52, 53 तक भी चला जाता है, विच इज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर में अल्लाह करे मेरी ये प्रिडिक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक साबित हो जाए और इसी तरह ही हो जाए। दूसरी बात यह है, आगे इंशाल्लाह से अल्लाह के हुक्म से ये रमज़ान का महीना आ रहा है, एक तो हम सब अल्लाह के हुक्म से रोज़े रखेंगे इंशाल्लाह से, और रोज़ा रखने से आपकी इम्यूनिटी वैसे ही बहुत इम्प्रूव हो जाती है, इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट अप हो जाता है, आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा वेस्ट इधर उधर जो चीज़ एक्स्ट्रा पड़, क्योंकि आप सारा दिन नहीं खाते पीते ना कुछ ही, जब कुछ भी नहीं खाते पीते तो बॉडी में जो एक्स्ट्रा स्टोरेज, जो स्टोर में वो कबाड़ वगैरह पड़ा होता है ना, कोई एक्स्ट्रा फैट इधर पड़ा है उधर है ये वो सब वो डाइजेस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और नए सेल बन जाते हैं, आप एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। आपकी माइंड एक्टिविटी तेज़ हो जाती है, आपकी बॉडी फ्रेश हो जाती है, आपकी डिजीज़ ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आप एक्स्ट्रा नहीं खा रहे, आपकी बॉडी की रिपेयरिंग हो रही होती है। तो अल्लाह करे गर्मियों में तो ये ख़त्म इंशाल्लाह जी, अल्लाह करे गर्मियों में ख़त्म हो जाए। हाँ बिल्कुल, वो आपकी बातें ठीक है कि बात कंप्लीट हो लेते हैं, ठीक है। ये भी बात मैंने देख लिया। किल्ड बाय यूजिंग सोप, बेटा उसे किल नहीं करते हम, उसे रिमूव करते हैं हाथों से, साबुन से या पानी से हम उसे रिमूव करते हैं, उसे किल नहीं करते, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मतलब वो इस तरह के जो सोप वगैरह है, जो भी हम साबुन इस्तेमाल करते हैं, वो किल नहीं करता, वो रिमूव कर देता है, क्योंकि आप वॉश कर रहे हैं, ठीक है। वो और जितने भी एंटीसेप्टिक है वो इसे डीएक्टिव कर देते हैं बेसिकली वायरस को ना। हाँ, ये इनएक्टिव होने के बाद दोबारा एक्टिव हो जाता है, वो इस तरह जैसे ये वायरसेस का है ही ये, मतलब इसके स्टेटस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, इसकी प्रॉपर्टी ही ये है कि जब ये लिविंग के साथ अटैच है देन लिविंग है, जब लिविंग के साथ अटैच नहीं है तो नॉन। अब हवा में आपको पता है, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि 200 माइक्रोब्स आर एंटर इनटू आवर लंग्स विद एवरी ब्रीथिंग, हर सांस के साथ 200 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम अपने अंदर ले जाते हैं, उसमें बहुत सारे वायरसेस भी होते हैं, ठीक है। वो वायरस हम अपने लंग्स में जाके वहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम उसे, हमारी बॉडी की एक आर्मी है वो उसे ख़त्म करती है। जब वो आर्मी जो है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, तो देन दीज माइक्रोब्स, दीज पैथोजेंस अटैक ऑन आवर बॉडी एंड काज डिजीज, कोई भी डिजीज का, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ड है बेटा। WHO की बात बिल्कुल ठीक है कि टेम्परेचर इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता, जाहिर है वो तो एक बहुत बड़ा अदारा है रिसर्च के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर किसी को कोरोना हुआ है, उसे आप जितने मर्जी टेम्परेचर पर ले जाएं उससे तो कुछ नहीं होगा, जब ये लिविंग है उस पर इफेक्ट नहीं करता। मैंने आपको वही बात की कि अल्लाह करे ये जो स्प्रेड ऑफ डिजीज़ है ना, जब ये कंट्रोल हो जाएगा। देखें, मैं एक बस स्टॉप पे उतरा, कोई पर्सन उतरा, वहाँ पे उसने हाथ लगाया, उसके हाथ पे वायरसेस थे, वो उस फ्रेम को लग गए। अब वहाँ पे टेम्परेचर इतना है कि दूसरे पर्सन के आगे हाथ लगाने से पहले ही वो ड्यू टू हाई टेम्परेचर वो वहाँ से डीएक्टिव हो गए हाई टेम्परेचर पे, तो देन वो हाथ दूसरा पर्सन उससे लगा भी लेगा तो इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर था। तो ये रीज़न मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ, स्प्रेड ऑफ डिजीज़ अल्लाह करे कंट्रोल हो जाए तो तब ये कंट्रोल होना मुमकिन है। पाकिस्तान के अंदर तो टेस्टिंग फैसिलिटी बहुत कम है, बहुत सारे पेशेंट इस तरह के, अब अल्लाह ताला माफ़ करे हमारी कौम को, बहसीयत कौम और मुसलमान हमारे अमल हैं बेसिकली, कि कुछ पेशेंट इस तरह के हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद उनका टेस्ट करवाया गया तो कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हम। जो गांव हैं, देहात हैं, पीछे के इलाके, लेस डेवलप्ड एरियाज़ जो हैं, तो उनके अंदर नहीं पता, इतना ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर नहीं है, पता ही नहीं है। वहाँ पे आपको कौन लेके जाएगा सैनिटाइज़र, और किसको पता है मास्क पहनना है, वो कहते हैं अल्लाह मालिक है, और बिल्कुल अल्लाह ही मालिक है, आप जितनी भी एहतियात कर लें, बचाना अल्लाह की ज़ात नहीं है। बहरहाल तौबा इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है, वो हमें हर वक्त करना चाहिए। तो बाकी आज की जो हमारी डिस्कशन है वो नेक्स्ट चलेगी जी। हमने स्टोमेटा की कल बात कर ली थी, आज हम बात करते हैं
ठीक है जी, आपकी अपनी डिस्कशन चल रही है, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ देख लेता होता हूँ आपकी बातें भी, तो ये मेरे सामने ही चल रही होती हैं आपकी बातें, ठीक है। तो आई हैव एन इंटरव्यू, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, नो डाउट, मतलब हर एरिया वाइज, और दूसरा ये है कि ये म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म आप इसे कह सकते हैं कि एरिया वाइज ये अपनी जो एक्टिविटी है और अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। आप देख रहे हैं ना, यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादा कूल एरिया हैं, वो ठंडे इलाके हैं, वहाँ पे स्प्रेड ऑफ डिजीज़ बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ है विद रिस्पेक्ट टू द हॉट एरियाज। जिस तरह ये एशिया है, यहाँ पे जो हॉट गर्म ममालिक हैं उनकी निस्बत, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी रहम फरमाने वाली ज़ात वही है, तो वही हमें बचा सकती है। ले जी, इसके बाद हमारे पास एक स्टोमेटा के बाद लास्ट में हमने डिस्कशन की थी। आज की हमारी जो डिस्कशन है वो है जी हमारे पास वो आज की जो डिस्कशन है वो है लेंटिकल्स। लेंटिकल्स भी कहते हैं, लेंटिसेल्स भी कहते हैं, लेंटिकल्स बेसिक वर्ड है। तो उसमें क्या है जी, हमारे पास हम बात कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती हैं प्लांट के अंदर। कल हमने यहाँ पे लीफ का स्ट्रक्चर ड्रा किया, उसकी एयर स्पेसेस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, सब चीज़ें हमने डिस्कस की। अब एक चीज़ उसमें से थोड़ी सी रह गई थी, वो है लेंटिकल्स। आप ये देख सकते हैं कि दिस इज अ स्टेम ऑफ अ हेल्दी प्लांट। किसी भी हेल्दी प्लांट का जो है वो ये स्टेम है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा जी, इसके अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पे छोटे छोटे ना उभार से होते हैं, इस तरह से करके। ये जो है ना बेसिकली दीज आर लेंटिकल्स। अगर इसको हम अभी थोड़ा सा बड़ा करके स्ट्रक्चर भी बोर्ड पे ही हम कोशिश करते हैं कि इसे अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो यहाँ पे ये इस तरह स्ट्रक्चर, अगर किसी एक स्ट्रक्चर को हम मतलब इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ से देखते हैं कि जी बड़ा करके ये क्या स्ट्रक्चर है बेसिकली, तो आपको जो नज़र आता है वो आपके भी बुक के ऊपर पेज नंबर है जी 4, उसके ऊपर ना टॉप पे बना हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि जी ये इस तरह से ओपनिंग होती है बेसिकली, इसके अंदर सेल्स वगैरह हैं और यहाँ पे इस तरह से ये ओपनिंग है जहाँ से जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस वगैरह, ये हमने कल बात की थी, ये एक्सचेंज हो रही हैं, ठीक है। तो इन्हें जो कहते हैं वो लेंटिकल्स कहते हैं। तकरीबन 90% या 90+% जो ट्रांसपरेशन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड लॉस ऑफ वाटर, दीज आर विद द हेल्प ऑफ लीव्स। जो लीफ हैं, पत्ते हैं पौधों के, तकरीबन 90% या उससे ज़्यादा की जो है ना, तो वो पत्तों से होती है सिर्फ, ठीक है। ट्रांसपिरेशन भी इसे हम बोलते हैं। और बाकी कुछ जो है वो इसके स्टेम वगैरह से, क्योंकि आप कभी गौर करें कि गर्मी के मौसम में आप बाहर धूप में पड़े हुए या बाहर के इन्वायरमेंट में पड़े हुए किसी आयरन के पीस को हाथ लगाएं तो दिस इज़ अ वेरी हॉट। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। तो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा वो बैटरी डिवाइस जो थी इसकी बैटरी थोड़ी सी लो हो गई थी, ठीक है। तो हम दोबारा नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट करते हैं कि अब आपको होपफुली आवाज़ आ रही है, तो मुझे बताएं जल्दी से कि आवाज़ वॉइस इज़ क्लियर, जल्दी से मुझे बताएं। तो अब हम आगे बात करते हैं हमारे पास ह्यूमन बीइंग जो है उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो गैशियस एक्सचेंज है। हमारे पास चैप्टर 10 है, चैप्टर नंबर आपके पास 10 है, गैशियस एक्सचेंज, ठीक है। ये हमारे पास आज का जो है चैप्टर हमारा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। अगर हम कंपैरेटिवली वैसे बात करें तो वो हमारे पास चैप्टर नंबर बनता है जी चैप्टर 1 है, 10th क्लास का चैप्टर 1 है। 9th के हवाले से पूरा मैट्रिकुलेशन की बात करें तो हमारे पास ये चैप्टर 10 है, ठीक है। सबसे पहले आपको गैशियस एक्सचेंज ह्यूमन बीइंग में आपको बताता चलूँ कि हमारे अंदर जो गैसेस एक्सचेंज करने वाले पार्टिकल्स हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, उसके बारे में सुन लें ज़रा। आज इंट्रोडक्शन है हमारा ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। कल इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट डिस्कशन हर ऑर्गेनाइज की हम करेंगे। सबसे पहले हमारी ऑरल कैविटी से कहते हैं, जिसमें माउथ है, नेजल कैविटी, ये नाक जिसे हम कहते हैं नेजल कैविटी, ये ऊपर की तरफ नेजल कैविटी होती है बेसिकली ना। अगर आप इस तरह देखें तो यहाँ से यहाँ तक नेजल कैविटी होती है और ये ऑरल कैविटी है, बकल कैविटी ओवरऑल कहते हैं इसको। तो पीछे से जाके ना नाक और मुंह का रास्ता मिल जाता है, ठीक है। आप इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ पे आई थिंक डायग्राम भी बनी हुई है कि नेजल कैविटी जो है वो इस तरह से बन रही है, इस तरह से जा रही है, ठीक है। और उसके साथ जो ओरल कैविटी है, ये बेसिकली आप ये कह लें कि ये दो रास्ते हैं, ये इस तरह, ये नेजल कैविटी है और ये ओरल कैविटी है, ठीक है।
और यहाँ पे जाके ये दोनों क्या है जी, मिक्सअप हो जाते हैं, मिल जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे जाके फर्दर ये दो में डिवाइड, ये एक सिंपल मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरह से करके हमारा सिस्टम यहाँ पे आके फिर ये दो में डिवाइड हो जाते हैं। एक हमारा चला जाता है स्टमक की तरफ और दूसरा हमारा जो चला जाता है वो लंग्स की तरफ। जो पहले वाला है, अब ये मतलब सिंपल, आपको डायग्राम शायद अच्छा नहीं लग रही हो तो, लेकिन ये सिंपल एक आपको समझाने के लिए है कि आप इसे जो है वो क्लियर करें, ठीक है। अच्छा जी, आई थिंक वॉइस इज क्लियर, आपको जो है अब देखें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से नज़ल कैविटी और ओरल कैविटी जो है ये हमारी आपस में जो है ना मिल जाती है गले के करीब जाके। अब यहाँ पे जो आगे की तरफ है वो हमारे पास होता है जी ट्रैकिया, विंड पाइप इसे कहते हैं। ये हमारा जाता है लंग्स की तरफ, और जो दूसरे वाला पाइप है वो कहाँ पे जाता है जी, वो जाता है स्टमक की तरफ, ठीक है। ये आप इसे कह सकते हैं कि फूड पाइप है। इसे अभी हमने डिस्कस नहीं करना, इसे हम बाद में अभी हमने इसे डिस्कस करना है कि ये जो है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके नीचे क्या स्ट्रक्चर बनता है। इसके नीचे अगर आप इस तरह इसे बनाते हैं और ये इस तरह से आके दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो दो लंग्स बन जाते हैं। इस तरह से करके आपने ये ड्रॉ करने होते हैं। यहाँ पे भी इस तरह से करके ये आपके पास लंग्स का स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है जी। ले जी, अब ये यहाँ पे फिर आगे ये फर्दर सब डिवाइड होती जाती हैं, ठीक है। इस तरह से करके आप ये कर सकते हैं कि जी ये दीज आर सब अगेन एंड अगेन। तो ये फिर ट्रैकिया है, फिर ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंक्यूल्स है, फिर एल्वियोलाई है, आखिर के अंदर एक स्ट्रक्चर आता है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा बना लेते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है वो, उसे हम बोलते हैं दिस इज द एल्वियोलाई। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है किसी गुब्बारे की तरह का, जिसमें हवा भर जाए तो ये फूल जाता है, हवा निकल जाए, जिस तरह बलून है ना वो हो जाते हैं, बिल्कुल उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अगर कभी आपने एग्जामिन करना हो तो आप किसी भी मीट शॉप पे जाएं, वहाँ पे जो है किसी भी जानवर के, बकरे के ख़ास तौर पर वो जो है लंग्स अवेलेबल होते हैं, उनमें अक्सर उन्होंने पानी भरा होता है। वो या तो वो श्रिंक पड़े होंगे बिल्कुल छोटे से, जब जैसे ही आप उसमें हवा भरेंगे ना, आप भर सकते हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा शायद, लेकिन जो गोश्त बेचते हैं वो ये काम कर रहे होते हैं, वो पानी भरते हैं या इस तरह। तो जैसे ही आप हवा भरेंगे वो इतने बड़े हो जाएंगे फूल के, तो फिर आप उसे दबाएंगे अगर, क्योंकि वो तो नॉन लिविंग हो चुके हैं ना, अब वो लिविंग तो नहीं, जिस तरह ही आप उसे दबाएंगे तो फिर हवा बाहर निकल जाएगी। वो स्पॉन्जी होते हैं, फोम की तरह के, ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है हमारे लंग्स का, और यहाँ से जो है वो एयर आ रही है, ठीक है, और इधर को भी जाएगी और इधर को भी जाएगी, और इसी तरह यहाँ से फिर इसके साथ साथ होती है ब्लड कैपिलरीज। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, उसके अंदर हमारे लंग्स के जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है वो बना रही होती हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा, और उसकी वेन्स और आर्टरीज जो है ना वो इसके अंदर जो है वो फैली होती हैं हर तरफ। बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ तो थोड़ा सा होपफुली आपको पता चल जाएगा कि देखिएगा आप यहाँ पे कि एक ये एल्वियोलाई है, ठीक है, इसे हम बना लेते हैं जी, ये दिस इज द एल्वियोलाई, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई है, बेसिक जो लंग्स का बेसिक यूनिट रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इसे हम एल्वियोलाई बोलते हैं। बेटा अपनी डिस्कशन अभी थोड़ी सी कम कर लें ताकि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ सके। तो इसको इसके साइड पे ना हर तरफ जो है वो कैपिलरीज अटैच होती हैं, इसके ऊपर हर तरफ, इस इधर उधर फर्दर सब डिवाइडेड आगे से आगे, ठीक है। तो वो इसको कवर कर रही होती है ना बेसिकली। तो अब उनमें से इसके अंदर से गैसेस एक्सचेंज होती हैं, एक इसके साथ आर्टरी लगी होती है, आगे कैपिलरीज बनती हैं, और आगे जाके फिर जो है वो एक वेन बन जाती है, जिसे आप कहते हैं जी दिस इज द पल्मोनरी वेन। ये इस तरह, मतलब यहाँ से अगर ब्लड एंटर हुआ है और यहाँ से ब्लड जो है वो बाहर आएगा, इसके अंदर क्या जा रहा है जी, इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। कौन कौन सी जी, ऑक्सीजन एंटर हो रही है और CO2 जो है वो आउट हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। और होगा क्या जी, इस सिस्टम के अंदर जैसे ही एंटर होगा ब्लड, ठीक है, लेकिन बेटा ये सेल नहीं है, दिस इज अ सैक, ये एक बलून टाइप स्ट्रक्चर है, सैक कहते हैं लिफाफे को, ठीक है। तो एक मतलब छोटा सा बलून है, इस तरह से छोटे छोटे होते हैं, वो फूलते हैं फिर इस तरह, एक सेल नहीं मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ब्लड आया ना तो ये इस तरह होता है, आप ये देख लें कि इसके अंदर ब्लड है और इसके अंदर क्या है जी, ऑक्सीजन,
तो आप ये कह सकते हैं कि ये एल्वियोलाई है और ये ब्लड का फ्लो है, ठीक है। तो एल्वियोलाई और इसमें आपने रिलेशन देखना, देखिएगा जी। इसको थोड़ा एक्सटेंड हम कर लेते हैं ताकि इसमें हम बना सकें। अब ब्लड में से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इधर आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ऊपर चली जाएगी ब्लड के अंदर, मतलब ये ट्रांसफर हो गया ना, ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड इधर ट्रांसफर कर दी लंग्स के अंदर, ठीक है। ये एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है। और ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि कुछ चीज़ों को अलाउ करती है, कुछ को रोकती है, ठीक है। तो अपनी डिस्कशन थोड़ा सा वो से कंट्रोल। सर इज द एल्वियोलाई, नहीं बेटा ये सेल नहीं है, दिस इज द बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट सेल नहीं हो सकता, बेसिक यूनिट सेल होता भी है, सेल नहीं भी होता, ठीक है। ये अलग अलग डिपेंड करता है कि हर चीज़ के लिए अलग अलग, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो हाँ बिल्कुल बेटा, लंग्स या हमदा, लंग्स के अंदर ना कैपिलरीज होती हैं। बोरी लाइक नहीं आप कह सकते, दिस इज आप लोग वो प्योर पंजाबी में चले गए हैं अवैस। तो आप कहीं मेरे स्टूडेंट तो नहीं हो एक स्कूल के, जो विंसम रेडिकल स्कूल था शायद, अवैस बच्चा वही मेरा स्टूडेंट था, और भी हैं एक दो अवैस, आप पता नहीं आप कौन से हो, ठीक है। तो लेकिन वो तो कंप्यूटर पढ़ता था, लेकिन बच्चे काफ़ी सारे पढ़ रहे होते हैं। हाँ बेटा ये डिफ्यूजन ही होती है इसके अंदर। अभी मैं आपको ना बेसिकली ओवरव्यू हम कर रहे हैं इस टॉपिक का, और नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ को अलग अलग से, ठीक है, जिस तरह कल हमने जो डिस्कस किया था उसको। तो आज की आपकी बेसिकली लेंटिकल्स की डेफिनेशन और दो चीज़ें हैं, बाकी आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं वो साथ साथ करते हैं। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 अकर इन एल्वियोलाई, बिल्कुल बेटा एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज, इन दोनों के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बाहर जाती है, ठीक है। जी बिल्कुल बेटा आयशा, एल्वियोलाई से डिफ्यूजन होती है, ठीक है। व्हेन एयर फिल इनसाइड द लंग्स इट्स एक्चुअली फिलिंग इनसाइड द एल्वियोलाई। हाँ बिल्कुल बेटा, जो लंग्स में एयर जा रही है बेसिकली वो हर एल्वियोलाई का बहुत ज़्यादा नंबर है, तादाद बहुत ज़्यादा है, वो सारी आप देखें ना, आप सांस लेते चेस्ट बड़ी हो जाती है। ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग ये भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो है ना हमारे बेसिकली एल्वियोलाई भर जाते हैं हवा से, एयर से, ठीक है। और जब हम एक्सचेंज करते हैं गैसेज, थोड़ी देर वो रहती हैं, तकरीबन हम 1 मिनट के अंदर ना 16 टाइम ब्रीथिंग करते हैं, 16 सांस लेते हैं नॉर्मल। ये 16 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर आप बिल्कुल रेस्ट में हैं तो ये कम हो जाएगा, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये 16 टाइम से ज़्यादा बढ़ के ज़्यादा हो जाएगा। तो अब नॉर्मल कंडीशन में जब सांस ले रहे हैं, आपकी ये चेस्ट कैविटी बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ने का मतलब एल्वियोलाई भर गए हवा से, कम होने का मतलब एल्वियोलाई ने वो गैसेस को बाहर एग्जॉस्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है जी। तो ये एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन ये बात हो गई है। एल्वियोलाई में डिफ्यूजन होती है, बिल्कुल एल्वियोलाई और कैपिलरीज के दरमियान डिफ्यूजन होती है बेसिकली। एल्वियोलाई में भी होती है डिफ्यूजन और कैपिलरी, क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बने होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। सर इज इट इंक्लूड इन ऑर्गन्स? जी बेटा बिल्कुल, ये ऑर्गन ही कंसीडर होता है, हमारे लंग्स एक ऑर्गन है, ठीक है। ओके सर ह्यूमन, हमारी बुक नहीं आई अभी शॉप में। तो बेटा इरफान आपके लिए यही है कि आप ना ये वेबसाइट, हमारी जो वेबसाइट है इस पे भी आपको बुक मिल जाएगी। आप एक काम कीजिएगा, 10th क्लास टेक्स्ट बुक बायोलॉजी PDF, साथ में एंड पे आपने लिखना है प्लस का साइन आपने कीबोर्ड से बनाना है। देन आप सर्च करेंगे ना तो आपको सिर्फ बुक ही मिले, एग्जैक्ट बुक, आपको अदर टैब इधर उधर वाली कोई नहीं खुलेगी, बुक खुलेगी। आप बुक डाउनलोड कर लेनी है, वो आप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में, टैब में, कंप्यूटर में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद वफा सर क्या एल्वियोलाई में फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड? नहीं बेटा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड वो किडनीज का काम है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आयशा सर गैसियस एक्सचेंज प्लांट पूरा याद? बेटा इससे आप गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, नहीं इसको पूरा नहीं करें, इसमें से डेफिनेशंस करें, जो मैंने आपको मार्क करवा दी है वो कर लें, ठीक है। आपकी अपनी डिस्कशन है, बिल्कुल इट इज़ कंसीडर्ड एज ऑर्गन, ठीक है। सैक का मतलब है वो थैली, वो सही बताया कितने, अरीबा ने बेटे ने, ठीक है। और अवैस बोरी ओके, हो सकता है अवैस के लंग्स में हो सकती है, सबके लंग्स में भी हो सकती है वो लिफाफा, इनवेलप। आप कोई मुहज़्ज़ब लैंग्वेज यूज़ करो, क्या कर रहे हो यार तुम लोग। गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स वो मैंने आपको बता दिया है।
लंग्स इज ऑर्गन बट हाउ कैन एल्वेओलाई बी ऑर्गन। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, ये एक ऑर्गन सिस्टम लेवल है। आपने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, उसके अंदर भी डिफरेंट ऑर्गन हैं, ठीक है। इसके अंदर एल्वेओलाई ऑर्गन है, और बेसिकली लंग्स एक ऑर्गन सिस्टम है। इसमें एल्वेओलाई हैं, इसमें कैपिलरीज हैं, इसमें आर्टरीज हैं, और इसमें वेन्स हैं, और इसके अंदर जो है वो ट्रैकिया है, इसके अंदर वो ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, ये वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। एल्वेओलाई रिजल्ट इन गैसियस एक्सचेंज, जी बिल्कुल बेटा। ले जी, आज हमने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू किया है। अब कल इंशाल्लाह हम इसकी जो है वो गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बीइंग में, आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन पैकेज जो है आपका तकरीबन 3 पेज का ये टॉपिक है। तो कल इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे इसे, लंग्स से पहले हम इसके डिस्कशन कर लेंगे कल। अभी हमारे बड़े सारे ऑर्गन होंगे इसके अंदर। हमारे ऑर्गन कौन कौन से होंगे जी? हमारे माउथ कैविटी से लेके लंग्स तक जाना है हमने हवा को लेके, और उसके दरमियान में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, कल इंशाल्लाह उसके डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल तक के लिए